ठीक है। तो हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है। इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, पता है कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनकी जो चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। कूलम क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? एक कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और सिमिलरली एक चार्ज में कितने एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो एक कूलम में 1.6, ठीक है, 1.6, मैंने उल्टा बोल दिया। एक कूलम में होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। याद कर लो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? फिर से 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q=NE, जहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और Q है टोटल चार्ज। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। आई हम करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ऐसा यूनिट करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। इसकी छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, जिसमें 10⁻³ एम्पियर होता है। और इससे भी छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, जिसमें 10⁻6 एम्पियर होता है। करंट को मेजर करने के लिए हम एम मीटर का यूज़ करते हैं। उसका सिंबल ये आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ए बनाना है और फिर आपको एक जगह पॉजिटिव टर्मिनल शो करना है, एक जगह नेगेटिव। एम मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। एम मीटर में हम देखोगे रेजिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली कम होता है, ताकि हमें करंट मिल सके ना, करंट की रीडिंग कितनी है। इट हैव्स इन मेजरिंग करंट और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एम मीटर के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, करंट मेजर करता है और दूसरी चीज़ के हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। Direction of current is taken as opposite to the flow of electrons, as electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first, and the current was considered to be the flow of positive charge, ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आया, तो लोगों ने सोचा कि भैया जो करंट है वो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और हमने पाया कि जो प्रोटॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। लेकिन हमने पहले अज्यूम करा कि प्रोटॉन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, तो इसलिए फिर हमने आगे ये थ्योरी बना दी दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना क्या होता है? द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V=W × Q। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क डन और Q होता है टोटल चार्ज, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, इसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, इन अ सर्किट। जब एक जूल वर्क जब हम एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए हम 1 जूल वर्क यूज़ करते हैं, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अगर एम मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस है तो 3 डिफरेंस मिल गए आपको, बल्कि 4 मिल गए। पहला कि वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस करता है, ठीक है। वो उसमें लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। फिर इनके सिम्बल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सिंबल आ गए, एम मीटर का ये होता है और वोल्ट मीटर का ये होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो रेजिस्टेंस और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। इसके बाद आता है 4 डिफरेंस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम वोल्ट मीटर का होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को बनाता कौन है? बैटरी बनाता है, ठीक है। तो बैटरी लगाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। तो कि हाई पोटेंशियल में चार्ज होता है, लो पोटेंशियल में चार्ज नहीं होता, तो करंट जो है वहाँ फ्लो करेगा जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, से लेकर चार्ज कम तक, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक।
उसके बाद हमने कंपोनेंट देखे, इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का ऐसे होता है, कॉम्बिनेशन सेल होता है। ओपन के लिए हम डॉट नहीं लगाते, क्लोज के लिए हम डॉट लगाते हैं। वायर जॉइन के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया। फिर वायर क्रॉसिंग के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, फिर हमने ऐसे करके बीच में कर्व कर दिया ऐसे। ये शो कर रहा है कि वायर जो है अपने बिना ज्वाइन करे क्रॉस कर रहे हैं, और पहले वाले में वायर ज्वाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब तो आई थिंक आसान है। रेजिस्टेंस आपको ऐसी जिगजैग लाइंस बनानी है। रियोस्टैट के लिए भी सबसे पहले आपको जिगजैग लाइन बनानी है, फिर उसके बाद आपको ऐसा एरो बनाना है, ऊपर की तरफ एरो या फिर राइट साइड फिर डाउनवर्ड, ठीक है। एम मीटर के लिए मैंने बता दिया, वोल्ट मीटर भी मैंने बता दिया, ठीक है। किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है? वोल्ट मीटर में, ठीक है। सीरीज़ में कौन कनेक्ट होता है? एम मीटर। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है? एम मीटर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। तो कुछ यहाँ से बेसिक सवाल यही बनते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस कब 1 वोल्ट कहलाता है? जब 1 जूल ऑफ वर्क यूज़ करते हैं हम 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, ठीक है। अब ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग टू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक कंडक्टर के अंदर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम कह सकते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करें तो v ऐसे करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया, तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर मतलब कि रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, ठीक है। अच्छा, वी आई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। तो वी आई ग्राफ आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस का ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, आपसे एग्जाम में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ एक कंडक्टर में होती है, जिसके अंदर जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करता है। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट ही तो बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स, और इसकी एसआई यूनिट ओम्स होती है, ठीक है। और अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ 1 ओम। सो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन, ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर इज, या फिर करंट थ्रू सर्किट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा करंट के और सर्किट के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर का होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम है, ठीक है। रियोस्टैट वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें हम करंट को चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है। रियोस्टैट हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कम ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिक करंट कम ज़्यादा हो सकता है। बट रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम बिना पोटेंशियल डिफरेंस को छेड़े हम करंट को छेड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जितना कम लेंथ होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ऑफकोर्स स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी ना। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो कि इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन होगा वो बढ़ जाएगा ना। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर क्या है मटेरियल का उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कि रेजिस्टिविटी आगे हम पढ़ने वाले। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। तो इतना आपको याद नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली आपको सीधा एक डेरिवेशन करनी होगी। आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पेन का ऑप्शन है नहीं, मैं बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो उस कांस्टेंट का साइन हटा के आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो दिस रो, वैल्यू ऑफ दिस रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर टू अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर आप लेंथ और क्रॉस सेक्शन चेंज करो तो आपका रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर दोगे, आप मटेरियल का नेचर चेंज कर दोगे, तो रेजिस्टिविटी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेटल्स और अलॉयज़ में रेजिस्टिविटी है वो कम है, और इंसुलेटर्स के अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मेटल्स एंड अलॉयज़ जो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर है, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम है।
वहीं पे इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे ठीक से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और अलॉयज़ के अंदर आप देखोगे रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है, इसकी वजह से मेटल जो है वो अलॉय से भी ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छा, अलॉय की रेजिस्टिविटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है और साथ साथ अलॉयज़ जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। अगर आप कॉपर को देखोगे, कॉपर वैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो एक टाइम आएगा वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज आएगा, ब्लैकिश सब्सटेंस बना लेगा। लेकिन अलॉयज़ जो है वो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, आप चाहे जितना मर्जी जला लो, जितना मर्जी हाई टेम्परेचर पे रख लो, ये ऑक्सीडाइज या फिर बर्न होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अलॉयज़ को जो है हीटिंग डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि इनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, तो कि दोनों डक्टाइल है, ठीक है, कंडक्टर अच्छे है, ठीक है, रोल लो रेजिस्टिविटी वही चीज़ है, तो दोनों जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में भी मदद करते हैं। अगर आप देखोगे आपकी बुक में एक नाम लिखा है टंजनस्टिन का, ठीक है, टंगस्टिन जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज़, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या है? जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तब उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर connected end to end, then such type of arrangement or such type of combination is known as series combination when resistors are connected end to end। ठीक है, तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट पूरे टाइम सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। ठीक है, अच्छा वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा अब डेरिवेशन हमने करा है यहाँ पे, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने V1 इज इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि मुझे पता है करंट सेम रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं लगाया, क्योंकि करंट सेम रहेगा, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस चेंज हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है, फिर मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशंस को ऐड करा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी हमने पढ़ा V होता है। ठीक है, फिर I हमने कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। V को मैं I इंटू आर लिख सकता हूँ ओम्स लॉ से, तो I से I कट जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ में आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ आपको। सीरीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज़ करंट सेम रहता है। तीसरी चीज़ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चौथी चीज़ टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये और डेरिवेशन याद रखना है, चार चीज़ याद रखनी है। पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, पैरेलल की है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अच्छा, पैरेलल की यहाँ पे डेफिनेशन दे नहीं रखी है, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगी तभी नहीं दे रखी। अच्छा, पैरेलल में आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, पर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3। ठीक है, अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मुझे ये भी पता है द इलेक्ट्रिक करंट कीप्स चेंजिंग, सो द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब मैंने क्या किया, डेरिवेशन कर लिया, मुझे पता है ओम्स लॉ से I का फॉर्मूला V अपॉन R है, तो मैंने लिख दिया। V मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V कॉमन लिया, फिर V कट गया दोनों साइड, तो क्या बचा आखिर में, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के प्लस करोगे तब आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने देखा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, बल्कि यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस इन द केस ऑफ पैरेलल, वाइल इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस इज हाई। ठीक है, अच्छा एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल का। सीरीज़ के ऊपर क्या एडवांटेज है, सबसे पहला सीरीज़ में आप देखोगे अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो सर्किट जो है पूरा टूट जाएगा, क्योंकि सब एंड टू एंड जुड़े हैं।
सो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वुड वर्क, यानी कि आगे जो कंपोनेंट्स है वो भी काम करना बंद कर देगा अगर एक करना बंद जाएगा. So in series circuit, if one component stop working, then the current will break and the circuit will break and the other component would also stop working. दूसरी चीज़, डिफरेंट अप्लाइंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट. ऑफ कोर्स ये बात है भैया, टीवी को लेट्स से मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया तो फ़ोन को जो है चार्जिंग होने के लिए कम करंट चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू द टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर. ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है. बट अगर सीरीज़ होगा तो सीरीज़ में तो भाई इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, तो सबको इक्वल इक्वल करंट मिलेगा, पर मैं नहीं चाहता सबको इक्वल मिले. सीरीज़ में क्या, पैरेलल में क्या होगा कि सीरीज़ पैरेलल में ये होगा कि करंट सेम नहीं रहेगा, तो वहाँ पे मेरे लिए एडवांटेज होगा. ठीक है. सो एवरी अप्लायंस रिक्वायर इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ करंट. ठीक है. बट इन सीरीज द करंट रिमेन्स सेम, सो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट. फिर तीसरी चीज़, द टोटल रेजिस्टेंस में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है. फिर से समअप कर लेता हूँ. पहला चीज़ क्या पढ़ा हमने कि सीरीज़ के अंदर अगर एक कंपोनेंट भी फेल कर जाए तो पूरा सर्किट टूट जाएगा और बाकी कंपोनेंट्स भी जो है काम करना बंद कर जाएंगे. ठीक है. दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सीरीज़ में. तीसरी चीज़ कि जो सीरीज़ होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि करंट सेम रहता है और हर एक अप्लायंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो एक बार फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है. उसके अलावा कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं हर एक के बारे में बताना चाहिए. ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, हर एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है. फिर हमने डेरिवेशन कैसे किया ये सब, और रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंडेंट है. ठीक है. आप देखोगे रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंडेंट है और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सारी ऐसा यूनिट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद अच्छा ये आता है पेपर में कि अलॉयज जो है क्यों इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, तो ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट आएगा. फिर रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है और फॉर्मूला होता है R=R1+R2+R3. पैरेलल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. फॉर्मूला निकल कर आया 1/R1+1/R2+1/R3. ठीक है. तो ये पूरा जो है आएगा. एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम करना बन जाएगा, बाकी सब भी हो जाएंगे. रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सीरीज़ में, और साथ साथ सीरीज़ में सबको अलग अलग करंट चाहिए होता है. ठीक है. पर सीरीज़ में ऐसा नहीं हो सकता. अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट पे. ख़त्म होने वाला है हीटिंग इफेक्ट का, ख़त्म होने वाला है. ये तो ख़त्म ही हो गया, जल्दी करते हैं फिर. ठीक है. जल्दी भी नहीं. If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. तो पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इट्स प्योरली रेजिस्टिव मतलब कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एक सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने एक हाई रेजिस्टेंस फाइल ले ली जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसैसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और जो एनर्जी, ऑफकोर्स ये बात है, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, तो कहता है बहुत सारी एनर्जी निकलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. सो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी मूव करने के लिए, और ये एनर्जी किस फॉर्म में वो खर्च करते हैं, हीट के फॉर्म में. तो इसलिए से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा हीटिंग इफेक्ट का, वो होता है E= यानी कि हीट इज P/T, यानी कि ठीक है, P यानी कि पावर इंटू टाइम. मुझे पता है, हम 9th क्लास में पढ़ाता है फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम. और वर्क जो है एनर्जी के इक्वल होता है. ऑफकोर्स जितना काम करोगे उतनी तो एनर्जी होगी, तो P=E/T. तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया है E=P/T. ठीक है. अब मुझे पता है E. ठीक है. E=P/T. E क्या होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी होगी. P यानी P होता है हमारा पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट. आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे. तो VI/T. तो हीट का क्या फॉर्मूला आ जाता है, VI/T. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम. ठीक है. अच्छा, इसके आगे भी मुझे पता है जो V है, V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I/R. ठीक है. V को मैं I/R भी लिख सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, I² R/T. ठीक है.
मुझे पता है वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो मैंने वी की जगह मैंने आई इंटू आर कर दिया, तो आई इंटू आर इंटू आई कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो फॉर्मूला निकल कर आ गया हीट का, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट के दो फॉर्मूले निकल कर आ गए हमारे पास। ठीक है, एक तो है वी इंटू आई इंटू टी और दूसरा है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दोनों याद रखने हैं आपको। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें 3 स्टेटमेंट देता है। पहली चीज़, जो हीटिंग जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हीट होता है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हीट होता है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम में करंट फ्लो कर रहा है। तो आखिर में मेरा फाइनल फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जो पहला वाला फॉर्मूला था एच इज़ इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इतना भी नहीं है। बट मेन फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महान फॉर्मूला जो है यही है, एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग के तीनों स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट इज डिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा। अब जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन मिलते हैं। तो हीटर्स हो गए, आयरन्स हो गए, बल्ब्स हो गए, फ्यूज़ हो गए, यहाँ से यहाँ, इन सब में हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्यूटर्स की बात करें, मॉनिटर्स की बात करें, टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो यहाँ पे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब में मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर्स एज अ हीट। मतलब कि फिलामेंट जो भी पावर लेता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो हीट के फॉर्म में हमें अपीयर होता है ना। स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो बहुत सारा पावर कंज्यूम करता है। और वो किस फॉर्म में पावर कंज्यूम करता है, वो हीट और लाइट के फॉर्म में पावर कंज्यूम करता है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन है वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी जल्दी मेल्ट होता नहीं। इसका 3380 डिग्री सेल्सियस है, तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस वजह से इतने जल्दी मेल्ट भी नहीं होता, साथ साथ ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। तो इसलिए फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। और जो फिलामेंट होता है यानी टंगस्टन जो है, जो भी फिलामेंट है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो पावर कंज्यूम करता है वो किस फॉर्म में करता है, हीट और लाइट की फॉर्म में। ठीक है, द bulbs are filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon to prolong the life of filament. तो टंगस्टन जल्दी मेल्ट ना हो, टंगस्टन ऑक्सीडाइज ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन भर देते हैं। अब चैप्टर 1 को रिलेट करो। चैप्टर 1 में पढ़ा था रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि वहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन रोक रहे हैं और यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन ही रोक रहे हैं एक तरह से टंगस्टन का। ठीक है, वहाँ पे हम फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन रोक रहे थे, यहाँ पे हम टंगस्टन का रोक रहे हैं, पर कंसेप्ट वही है। वहाँ पे भी नाइट्रोजन आर्गन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आर्गन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये करना है। उसके बाद अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इट्स अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाते हैं शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से। ठीक है, मतलब कि ओवरलोडिंग मतलब जब बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो करने लग जाता है उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को रोकने के लिए अगर दोनों की चीज़ें होती है तो हमारे अप्लायंस ख़राब हो जाएगी, तो हमारे अप्लायंस में इतना डैमेज ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेफ्टी डिवाइस बनाया जाता है। तो कि अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो वहीं के वहीं फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा अप्लायंस बच जाएगा। अच्छा, जो फ्यूज़ होता है इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन और अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो फ्यूज़ होता है वो क्या तो प्योर टिन का बनता है या फिर कॉपर और टिन के अलॉय का बनता है। ठीक है, अलॉय का क्यों बनता है, हमने भी पढ़ा है कि अलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़, अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया फ्यूज़ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो ख़राब। साथ साथ इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो करंट को इतना फ्लो नहीं करने देगा। सेफ्टी डिवाइस है ना। तो क्या तो कॉपर टिन का अलॉय का बनता है या फिर प्योर टिन का बनता है। उसके बाद अच्छा, जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव यानी कि जो लाइव वायर होती है ना, लाइव वायर का जो सर्किट होता है उसके सीरीज़ में लगता है हमेशा फ्यूज़। फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट में आप देखोगे बहुत कम होता है, तो ऑफकोर्स ये बात है मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाएगी ये सब। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि जो फ्यूज़ के अंदर जो करंट कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि फ्यूज़ के अंदर जो करंट रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वही चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूज़ के अंदर आपको 4 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे अप्लायंस को भिजाता है। दूसरी चीज़ कि अलॉय का बनता है या फिर प्योर टिन का बनता है। तीसरी चीज़ कि सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइव वायर की सीरीज़ होती है उसमें कनेक्ट होता है, चाहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? हमने पढ़ा पावर, हमें पता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। अच्छा, पावर की डेफिनेशन, अब मैं इलेक्ट्रिक पावर पूछूँ तो क्या बोलोगे? द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर हो गया तो रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक पावर होगा तो रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन करेंगे तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसे आएगा? तो मुझे पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत लगेगा, बट अभी आप इतना याद रख लो, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब मुझे पता है वी को मैं आई इंटू आर भी लिख सकता हूँ, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर, या फिर मैं आई को वी अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी आ गया। तो पावर के 3 फॉर्मूले, वी इंटू आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। वी आई, ठीक है, पहला है वी इंटू आई, दूसरा है आई स्क्वायर आर और तीसरा है वी स्क्वायर अपॉन आर, 3 है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन याद रखनी है आपको, फॉर्मूले तीनों याद रखने हैं। पावर की ऐसा यूनिट याद रखनी है वॉट, एंड पावर इज सेड टू बी 1 watt when 1 joule of potential difference is created when 1 ampere of current is flowing in a circuit। ठीक है, अब 1 watt को मैं लिख सकता हूँ 1 volt इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, अब जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की उसे हम कहते हैं किलो वाट आवर। सबसे नीचे वॉट है, फिर किलो वाट आता है, फिर किलो वाट के बाद किलो वाट आवर आता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट होती है, बहुत ही बड़ी यूनिट होती है एनर्जी किलो वाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 3.6, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। ठीक है, आप 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कह सकते हैं, फिर 1 किलोवाट आवर को आप 1 किलोवाट आवर को आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रिवाइज हो गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोवाट आवर को आप 1 यूनिट भी कह सकते हो, या फिर 1 किलोवाट आवर को आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स भी कह सकते हो। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? क्वेश्चन बन सकता है कि हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन करो। ठीक है, सो इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, देन द चार्जेस विल स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द मूवमेंट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें देता है कि हीट जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of current, heat is directly proportional to resistance and heat is directly proportional to time। तो फॉर्म निकल कर आता है H² इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, इसको हम हीटर्स में, आयरन्स में, बल्ब्स में, फ्यूज़ में, यहाँ सब यूज़ करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। जो टंगस्टन का हमारा क्यों बना होता है बल्ब, फिलामेंट जो है, तो ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ इसकी ये ठीक से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन भी भर देते हैं ताकि टंगस्टन ब्रेक ना हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का एक प्रोटेक्ट डिवाइस है जो हमें शॉर्ट सर्किटिंग और उससे बचाता है, हमारे अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। अलॉय से बनता है या फिर प्योर टिन से बनता है। तीसरी चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। चौथा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इसके बाद पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, द रेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट आवर, इसको आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी कह सकते हो। ऐसे यूनिट पावर की होती है वॉट। 3 फॉर्मूले वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और होता है आपका वी इंटू आई, और आपका होता है आई स्क्वायर आर। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, सो बस थक गया यार, बाय।